अस्सलाम वालेकुम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। ये गुज़श्ता हफ्ता जो गुजरा बहुत ख़बरों से भरपूर। अच्छी खबरें ये हैं कि सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया और वहाँ से अगर हम उन्हें सही प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट देने में कामयाब हो गए तो वो बहुत संजीदा हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। अच्छी खबरें आई, लेकिन उसके साथ ही फिर वही झूठे इल्ज़ाम, फिर वही झूठे प्रोपेगेंडा का आगाज़ हुआ। शेर अफजल मरवत ने ऐन उस वक्त जब सऊदी वफ्द पाकिस्तान में था, उन्होंने रिजीम चेंज के हवाले से सऊदी शाही ख़ानदान का नाम लिया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिससे ज़ाहिर है कि बदमज़गी फैली। इसी हफ्ते कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत अहम, और उसके एंड में जो एलामिया सामने आया उसमें एक मरतबा फिर इस अज़म का इरादा किया गया है कि झूठे प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून की हुक्मरानी कायम की जाएगी। ये को पहली मरतबा नहीं हुआ, ये एक दफ़ा फिर हमारे सामने ऐलान सामने आया है। जैसे ही ये ऐलान सामने आया हम सब ने देखा कि इसी ही वीक में बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट पर क्या बल्कि नाम लेकर, सिपा सलार का नाम लेकर उन पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ये उनकी अहलिया को हलाक करना चाहता है, जख्म कर यानी कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की। बराह रास्त नाम लेकर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। जहां झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें, अच्छा यही झूठा प्रोपेगेंडा और खबरें ये इकॉनमी के लिए ज़हर कातिल हैं। अब आगे बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें एक झूठ की कंपेन चल रही है, तो वो अपनी जगह। अभी वो कानून की हुक्मरानी कब कायम होगी? झूठा प्रोपेगेंडा क्या सिर्फ सियासी मौजू है? क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए प्रॉब्लम है, या ये पूरी इकॉनमी के लिए प्रॉब्लम है, पूरे समाज के लिए प्रॉब्लम है? सबसे पहले झूठे प्रोपेगेंडे पर देखते हैं ये रिपोर्ट। एक अच्छी और दुरुस्त खबर का खासा होता है कि उसकी अच्छी तरह छानबीन की जाए और उसे उस वक्त तक रिवायती या सोशल मीडिया पर जारी ना किया जाए जब तक उसकी 100% तस्दीक ना हो। बेबुनियाद खबर शाया करना सिर्फ अखबार, जरीदे या टीवी चैनल की सुबकी का बायस ही नहीं होता, बल्कि इससे सहाफी का करियर भी दाव पर लग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त यहाँ फेक न्यूज न सिर्फ मुल्क व कौम की सुबकी बल्कि अहम कौमी और अवामी इदारों की तबाही का भी बायस बन रही है। मान लिया कि अब जमाना बदल गया है, ये सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सोशल मीडिया में सच की जगह झूठ और प्रोपेगेंडा ने ले ली है। जिसका जो जी चाहता है वो कह देता है। सोशल मीडिया के जरिए जाती जज्बात की तस्कीन, पसंद और नापसंद की बिना पर बेबुनियाद मालूमात फैलाई जाती है, कभी किसी मुल्क के खिलाफ तो कभी किसी इदारे और कभी किसी सीनियर सरकारी अफसर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। हत्ता के खुफिया इदारों के अफसरान के घरों के पते और उनके अहले खाना के नाम तक नशर कर दिए गए। उधर बानी PTI ने सिपा सलार पर अपनी अहलिया के कत्ल की साजिश जैसा भयानक इल्जाम तक लगा डाला, मगर कोई सबूत नहीं मांगता, कोई ऐसे इल्जामात का जवाब नहीं देता और ऐसी बातों का दुश्मन मुल्क खूब फायदा उठाता है। जब तक यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होती और इस घिनौने अमल में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा नहीं मिलती, अवाम और इदारों के दरमियान बढ़ते फासले को कम नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट आपने देखी। अब इस मौजू पर बात करने के लिए दावत दी है हमने लंदन से जनाब कौसर काज़मी साहब को, जो कि खुद भी सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार रह चुके हैं। ये जब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करते थे, एक ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये पार्क लेन जहाँ मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गया, उसके सामने हाइड पार्क में ये कौसर काज़मी साहब वॉक कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, जिस पर किसी ने इनकी तस्वीर लेकर इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, ये अजीत देओल के नुमाइंदे हैं। ये किसी ने कहा कि ये मिलिट्री अताशे हैं, और ये तक झूठ बोला गया कि लंदन में ये किस जगह पर ठहरे हुए हैं, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये नवाज शरीफ के साथ मिलकर भारतीय एजेंट है जो कोई साजिश कर रहा है। इसी कौसर काज़मी पर इल्जाम लगा कि ये तो जज है, ये वो जज है जो शरीफ खानदान के हक में फैसले करता है, जबकि ये एक जर्नलिस्ट है। कौसर काज़मी इनका नाम है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। वालेकुम अस्सलाम अनीक भाई, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। काज़मी साहब, फेक प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे आप खुद उसके शिकार बन चुके हैं। कभी आपको जज बनाया गया, कभी आपको इंडियन एजेंट बना दिया गया, आप खुद भी सहाफ़ी हैं। अब ये जो आप ऐलानात सुनते हैं, कई मुद्दत से हम सुनते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो कोई सियासतदान हो, वो कोई के सरबराह हो, फेक न्यूज़, झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ आपको गुफ्तगू करता हुआ हर कोई मिलता है, दलाइल देता हुआ हर कोई मिलता है, एक्शन नजर नहीं आ रहा, मां सिवाय ये कि यहां मरियम नवाज की हुकूमत है, एक लेजिस्लेशन की हम बात सुन रहे हैं, उसके अलावा कुछ ना। आप खुद विक्टिम रहे हुए हैं, पहले तो ये बताइए ना, लगता कैसा है कि अपने आप पे जब इस तरह के इल्जाम लगते हैं? देखें अनीक साहब, ये जो आपने जिक्र किया मियां नवाज शरीफ के साथ वॉक हाइड पार्क के अंदर, ये मुझे याद है जी, मियां साहब का ये मामूल होता था जब वो हसन नवाज जो उनके फर्जंद हैं, उनके ऑफिस से निकलते थे तो हाइड पार्क का रुख करते थे।
तो एक दफ़ा उन्होंने दावत दी कि मैं जा रहा हूँ वॉक के लिए, तो आ जाएं, ज़रा वॉक करते हुए गुफ्तगू करते हैं। तो मैं उनके साथ चल पड़ा। एक नॉर्मल सा वहाँ पे बाकी सहाफ़ी भी मौजूद थे, जो वहाँ पे शोर शराबा करने वाले अफराद हैं वो भी खासी तादाद में थे। तो जब मैं हाइड पार्क में वॉक कर रहा था तो ये तस्वीर ली गई और ट्वीट हुआ बाकायदा एक पीटीआई के एक्टिविस्ट या यूके के अंदर उनकी जानिब से कि ये जो शख्स वॉक कर रहे हैं जी, वो तफसील तो के साथ, ये इंडियन मिलिट्री अताशी है। उसके बाद जनाब ये भी कहा गया कि ये 4 सीजन होटल के अंदर कोई मीटिंग हुई है मियां नवाज शरीफ की, कोई रॉ एजेंट्स थे, इवन रॉ चीफ का नाम तक लिया गया। तो ये बड़ी एक हैरत की बात थी। जब मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया तो मैंने खुद बताया उसको कि मेरा नाम कौसर काजमी है और ये मेरी तस्वीर है, मैं कोई इंडियन मिलिट्री अताशी नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ लंदन में मुकीम। तो अब अगर आपने माफ़ी ना मांगी तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा। खैर, जब उन्होंने देखा कि किसी शख्स ने रिस्पॉन्ड किया है और उसने जवाब दिया है और साथ बताया है कि अगर आपने इस पे बाकायदा माफ़ी ना मांगी उसी प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आपने ये तस्वीर लगा के मुझे इंडियन मिलिट्री अताशी का है, तो मैं आपको डेफिनेटली बरतानवी अदल इंसाफ में लेकर जाऊंगा। उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला फ़ौरन शुरू हो गया। 1-2 दिन बाद उन्होंने राब्ता किया कि हमसे गलती हो गई, फिर म्यूचुअल दोस्त थे वो सामने आए और बाकायदा तौर पर उन्होंने ऑन कैमरा माफ़ी मांगी। यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई ये बात। अच्छा, चले, वो तो एक अननोन बंदा था, लंदन का मुकामी नहीं था, बरतानिया की किसी और शहर से उसका ताल्लुक था। लेकिन जो जानने वाले लोग हैं अनीक नाजी साहब, मोहित पीरजादा जैसे लोग जिनसे हमारी बारहा मुलाकातें होती हैं, जो हमें बाय फेस जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, उनकी जानिब से भी मुझे जज हुमायूं दिलावर डिक्लेयर कर दिया गया जी। और उसके बाद फिर एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कि ये है वो जज जिसके ताल्लुकात देखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरी तस्वीर उठा के लगाई गई कि ये जज हुमायूं दिलावर है जिसने इमरान खान को सजा दी है और इसका तो शरीफ खानदान से एक ताल्लुक है। वो जो हम मिलते थे, आप भी यहाँ बरतानिया में देखते थे सारा मामला कि किस तरीके से जो सहाफ़ी बरादरी है वो खबर के उसूल के लिए मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहती थी। अच्छा, ये इल्जामात का आपने सामना किया, काज़मी साहब कथा कलामी की माजरत, इन तमाम इल्जामात का आपने सामने किया, ज़ाहिर तफसील हो चुकी। मामला यह है कि खुद बरतानिया में अब आप बताइए कि वहाँ पे जब झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, वो कोई हुकूमत के वज़ीर लगाए, वो कोई आम फर्द लगाए, तो फिर वहाँ किस तरह से निपटा जाता है इस मसले से? देखिए जी, यहाँ पे बड़ी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। जब भी किसी ने किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो बरतानवी अदल इंसाफ में इंसाफ मिलते देर नहीं लगती। किसी एमपी के ऊपर किसी बरतानवी जो शोबा नशर व इशाअत है उनमें से किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया हो या सियासी तौर पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगते हो तो फौरी तौर पर एक्शन होता है। एक बाकायदा कानून के तहत यहाँ पर डेफेमेशन जो लॉ है वो बहुत सख्त है। अब हमारे साथ मसला ये है कि लोगों को ये पता है कि अगर बरतानिया के अंदर बैठ के हमारे हवाले से बात की गई, इवन जो टीवी चैनल्स बरतानिया में है, बड़े चैनल्स हैं, वो भी जब हमारे खिलाफ कोई खबर लगाते हैं तो बरतानिया में उसको नशर नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमारी ये खबर ऑन एयर हुई बरतानिया के अंदर तो हमें डेफेमेशन केसेस का सामना करना पड़ सकता है। हमारी ये दुआ है अनीक नाजी साहब कि यही कानून जो है वो अगर पाकिस्तान में होता तो यकीन करें ये जो झूठ का बाजार गर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये कब का खत्म हो चुका होता जी। बदकिस्मती है, मैं आपको ये बताऊं, मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है अनीक साहब, शरीफ खानदान को बहुत ज्यादा हद तक का सामना करना पड़ा यहाँ पे इल्जामात के हवाले से। बरतानवी अखबारात हों, लोग हों, उन्होंने बेपनाह इल्जामात उन पर लगाए। तो मैं ये समझता हूँ तहकीकात के बाद आपको याद होगा सह मुल्की तहकीकात थी, हमारे जो वजीर आजम है मियां शहबाज शरीफ, उनको लेकर एनसीए ने उनको तमाम तर तहकीकात के बाद बरी किया। फिर एक बहुत बड़ा ब्रॉडशीट के हवाले से केस था, कावे मूसवी ने आके ऑन कैमरा कहा कि मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे बड़ा दुख है कि मुझे शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, मैंने जो भी उन पर इल्जामात लगाए मैं उनसे माफी मांगता हूं। लोग खुद उनसे माफिया मांगते रहे, लेकिन आज तक वो किसी को अदालत में लेकर नहीं गए। अगर उनकी जानिब से किसी भी शख्स को इस हवाले से बरतानवी कोर्ट में ले जाया जाता तो यकीन करें जितने भी इल्जामात सोशल मीडिया पर शरीफ खानदान पर बिलखसूस लगे हैं उनका दूध का दूध और पानी का पानी होना था। काज़मी साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वो ये है कि बरतानिया में तस्वुर कीजिए कि एक पॉलिटिशियन, एक पब्लिक फिगर अगर वहाँ के सिपा सालार पर ये इल्ज़ाम लगा दे उठकर कि ये मुझे या मेरे अहले खाना को कत्ल करना चाहता है, तो या ये कि कोई सऊदीया का मिसाल के तौर पे वहाँ बरतानिया में सऊदीया का वफ्द आया हो इन्वेस्टमेंट के लिए और वहाँ पे कोई इल्ज़ाम लगा दे कि इसने हमारी यानी हुकूमत इंटरनल पॉलिटिक्स में सऊदी अरब ने
को मुदाखलत की है, तो फिर ऐसे इल्जामात का जवाब, यानी ऐसे इल्जामात पे बरतानिया में फिर क्या होगा? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतहाई बेवकूफ शख्स होगा बरतानिया के अंदर जो इस तरह के इल्जामात लगाए। पहले तो ये एक नामुमकिन सी बात है बरतानिया। फर्ज कीजिए लगा दिया, दूसरा, अगर ऐसा कोई शख्स लगा ही देता है ऐसे इल्जामात, तो अगर उसका घर है तो घर जाएगा, कारोबार है तो कारोबार जाएगा। ये इतना बड़ा डेफेमेशन उसके ऊपर मुमकिन हो सकता है कि उसकी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी, अदालती खराजात और दूसरा शख्स जिस पे इल्जाम लगाया जाएगा उसके हिस्से में चली जाएगी जी। यानी इतने सख्त कवानीन है, पॉलिटिक्स भी जाएगी, कारोबार भी जाएगा, घर भी जाएगा। ऐसे इल्जाम लगाने का मतलब फिर ये होता है। जी काजमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी इस तरह कानून की हुक्मरानी कायम हो कि यहाँ भी कोई भी शख्स किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचे कि उसका अंजाम क्या हो सकता। मजीद मौज़ूआत, मजीद सवाल, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। झूठे प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है। अब वो काम क्या है, उसके अलावा जाहिर है कि हम जानते हैं ज़मीनी इंतख़ाबात भी होने वाले हैं, वो एक लादा गहमा गहमी हुकूमत उसमें भी इंगेज है। बहरहाल हम बात करते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की लेजिस्लेचर MPA सलमा भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सलमा साहबा, पहले तो ये जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा, GHQ कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे से भी बताया जाता है कि झूठा प्रोपेगेंडा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो परेशानी का इजहार करते हैं। इससे पहले हम अनगिनत मरतबा 2 सालों में ये दावे सुन चुके हैं, झूठी खबरों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सोशल मीडिया पर झूठ बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर रोज़ बोला जा रहा है, हर रोज़ बोला जा रहा है। कभी एक लाश अपलोड कर दी जाती है कि ये मरियम नवाज जा रही थी, उनके हिट होकर नौजवान हलाक हो गया। कभी 2 साल पुरानी वीडियो की जाती है, कभी ये यानी कहाँ रुका है? सब कुछ तो हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनीक भाई। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में, मैं इसको यूँ आई वुड लाइक टू पुट इट फॉरवर्ड इन अ वे कि पाकिस्तान के अंदर आज जो हमारे नौजवान, क्योंकि नौजवान की तादाद बहुत ज़्यादा है और नौजवानों के अंदर जितनी भी सोच के अंदर पस्ती आई है इन टर्म्स ऑफ इंतशार फैलाने में और एक नैरेटिव बिल्ड करने में और नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड करने में, जिसका खमियाजा हम बतौर कौम और बतौर मुल्क ये भुगत रहे हैं कि आज हम बेरोज़गारी और आज हम जो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो हमें स्किल चाहिए, उसकी तरफ नहीं जा पा रहे। उसकी वजह ये है कि पिछले 7, 8, 10 सालों में फेक प्रोपेगेंडा ने और झूठ और इल्जामात पे बेस्ड नैरेटिव बहुत शिद्दत से फैला। आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल उसका हल हम ये पंजाब के अंदर जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला बनी तो जो पहली उन्होंने जो चीज़ें कही थी, चंद 4-5 उनमें से एक ये था कि हम डेफर्मेशन लॉ लाने जा रहे हैं और हमारा जो डेफर्मेशन लॉ है वो ड्राफ्ट हो रहा है और उसके अंदर डेफर्मेशन लॉ जो है वो वाहिद हल है इस मुल्क का। इस मुल्क के इन सियासी इंतशार की वजह, समाजी इंतशार की वजह, मुआशी बदहाली में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह और ट्रस्ट डेफिसिट इस मुल्क में इतना, ये दुरुस्त है। 3-4 सालों में 15 लाख लोग इस मुल्क से बाहर गए हैं और बहुत शिद्दत से लोग बाहर जा रहे हैं। जी, ये तो दुरुस्त है। ना होने, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेफर्मेशन लॉ ना होने का, कमजोर होने का। और दूसरी चीज ये है कि अभी आपने जिन चीजों की निशानदेही की, ये बड़ा आसान रवैया है कि आप किसी भी सियासतदान के ऊपर उठकर, आप जैसे मरियम नवाज का आपने जिक्र किया, बिल्कुल कोई भी बुरी बात होती है, जो जेल में बंद है उनके पीछे वो हैं, किसी के साथ बुरा हो गया पीछे मरियम नवाज है। लेकिन अगर आप इन्हीं लोगों से कोई सबूत लेकर आओ तो इनमें से किसी के पास भी सबूत नहीं। सलमा जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहाँ पे एक सियासतदान उठ के सिपा सलार पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो मेरी शरीक हयात पर को कत्ल करना चाहता है या मेरी जान का दुश्मन है, कातिलाना हमले की साजिश, इसका सबूत मांगना चाहिए ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक हो रहा है तो जब आप भी इस हालत का हल एक ये है कि डेफर्मेशन लॉ लाया जाए, उसकी स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन हो और उसका कोई तरीकेकार बनाया जाए, वजह किया जाए, जो फाइन्स डिफाइन किए जाएं। हर झूठ के ऊपर अगर फाइन रखा जाए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि फाइन अगर आप मेरी राय मांगे तो जैसे अगर हम एक दफा को पहली दफा झूठ बोलता है उसको अगर हम फॉर एग्जांपल 15 लाख या 20 लाख का फाइन करें, दूसरी बार झूठ बोलने पे 30 लाख का, चौथी बार। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि लॉ आएगा ना, लॉ पे काम हो रहा है। लेकिन जो मौजूद है, मतलब झूठे इल्जाम के, आप किसी पर झूठा इल्जाम आज भी नहीं लगा सकते, कवानीन आज भी मौजूद है, क्योंकि हमारे पास आज स्ट्रॉन्ग डेफर्मेशन लॉ नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हम कोर्ट्स में जजेस की प्रैक्टिस नहीं है और यहाँ पे जो पिटीशन जाहिर होती हैं, ये जजेस का इस्तेहकाक है कि किसी एक पार्टी की वो पिटीशन उठाते हैं, 24 घंटे में फैसला कर देते हैं, एक और पार्टी उसकी पिटीशन सुनी नहीं जाती, तो डेफर्मेशन लॉ आएगा तो वो टाइम फ्रेम देगा कि आपने 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर इसका फैसला करना है। लेकिन आपकी पार्टी की वफाक में हुकूमत है,
जी बिल्कुल, वजारत दाखिला, जी बिल्कुल, बेशक मतलब वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ ही हैं, बिल्कुल है। तो क्यों FIA हमें उस तरह, मतलब आपकी अपनी लीडर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने वाले इसी शहर में रहते हैं, लाहौर में, आप लोग उनको जानते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक है और हमें इस पे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि डेफामेशन लॉ पे हम काम कर रहे हैं। यानी अगर FIA के होते हुए अगर वो कानूनी कवानीन मौजूद है, पीका मौजूद है, FIA के होते हुए अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो नए कानून के बाद कैसे पकड़ेंगे? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर कवानीन का इतलाक कमजोर है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का नहीं, कमजोर यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास लॉज ऑलरेडी भी मौजूद हैं, हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन हमें डेफेमेशन पे स्पेसिफिक होकर, फोकस होकर काम करने की, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले जाने की जरूरत है। मतलब इट्स अ चैलेंज। Yes, it is a challenge. इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है, आपकी जमात के बुजुर्ग हैं, दानिश्वर हैं, वो ये कहते हैं कि आप नून लीग की मीडिया पॉलिसी उन्होंने कहा, तस्लीम किया कि वो नाकाम हुई है और वो PTI के लिए जवाबी बयानियाँ तैयार करने में नाकाम हो गए। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया, आधा इलाज तो हो गया, लेकिन अब देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हम जितना को पिछले 8-10 सालों में, इसका मैं जवाब इस तरह देना चाहती हूँ, इसको ये बड़ा प्लान्ड हुआ है, अगर ये हुआ है तो। यानी वो लोग जो नून लीग की मीडिया पॉलिसी कोई तो बना रहा है ना, मेरी बात सुने एक मिनट, उसका कोई नाम है, एक तो मीडिया पॉलिसी, किसी ने आपकी इलेक्शन कैंपेन डिजाइन की, उसका कोई नाम है। मेरी बात सुने, मुझे उस मीडिया पॉलिसी का बताएं, पिछले 10 सालों में आप एयर टाइम निकालने, 2014 से ऑनवर्ड्स एक शख्स है जिसका नाम बानी PTI इमरान खान है, उसका एयर टाइम निकालें आप तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर, और उसके अगेंस्ट जो सबसे पॉपुलर तरीन यहाँ का पॉलिटिकल लीडर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसका नाम है, उसके ऊपर तमाम चैनल्स पे ब्लैकआउट कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे सिर्फ एक शख्स चलाया गया, उसकी तकरीर डेली चली। ये माजी है, ये माजी नहीं है, ये हाल है। अब बताएं, ये उसका नतीजा है जो आज हम जिसके आपकी जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, वो किसी ने डिजाइन की ना? हाँ बिल्कुल, पार्टी ने डिजाइन की। जो लोग आपकी मीडिया पॉलिसी के जिम्मेदार हैं, जिनकी नाकामी का इतराफ इरफान सिद्दीकी कर रहे हैं, देखिए मैं उन लोगों को आपकी राय क्या है? कोई तब्दीली की जरूरत है वहां? मेरी बात सुने, दो चीजें होती हैं, दो चीजें। एक तो ये है कि हम ये कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि हम हार गए, हम नहीं हारे भाई, और हमने कुछ नहीं हारा, ऐसी बात नहीं है। बयानिए की देखें, स्पेसिफिक रहे। हाँ रहे। उन्होंने कहा कि जो मीडिया की हमारी कामयाबी है या पॉलिसी है, उस महाज पर नाकामी हुई। देखिए, मीडिया की पॉलिसी के ऊपर, हमारी महाज के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नाकाम होकर घर बैठ के चलेंगे, ऐसी चीज नहीं है। आज आप मीडिया उठाकर देखें, सोशल मीडिया उठाकर देखें, 4 इलेक्शन तो पूरे पाकिस्तान में हुए ना, 4 सूबों में वजीर आला है ना, किस वजीर आला का सोशल मीडिया पे काम रोज दिखाई देता है जो कर रही है काम, जिसका नाम मरियम नवाज शरीफ है, ठीक है? अब आप वो काम कर रही हैं, बिल्कुल काम कर रही हैं, आप वो दिखा रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं। क्यों दिखा पा रहे हैं? और क्योंकि वो काम कर रहे हैं। बाकी लोग क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है कि जहां तक, हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को और भी एग्रेसिवली अपनी परफॉर्मेंस को मीडिया पर लेकर आना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह, ये मैं मानती हूँ कि हमें और ज्यादा इसको, जितना हमने परफॉर्म किया है, जितना हमने माजी में काम किया है, हम उतना हाईलाइट नहीं कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा। अभी तक जो गुफ्तगू हुई है वो ये है कि ये होना चाहिए, फेक न्यूज़ के खिलाफ ये होना चाहिए। बरतानिया की मिसालें दी गई, जैसे मिसाल के तौर पे, और नासिर भट्ट साहब का नाम लिया गया। इस सेगमेंट में नासिर भट्ट साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ हैं। इनका तारुफ ये है कि ये सेनेटर साहब जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के जो वो न्यूज़ चैनल्स जिनकी नशरियात बरतानिया में होती हैं, वहाँ पे जो झूठी खबरें चली नासिर भट्ट साहब के खिलाफ, नासिर भट्ट साहब उनको बरतानवी अदालतों में लेकर गए, उन तमाम टीवी चैनल्स को, और उन तमाम टीवी चैनल्स के खिलाफ मुकदमे किए, उनसे माफ़ियाँ मंगवाई, उन्होंने जुर्माने भी दिए, और वो नामुमकिन काम पाकिस्तान में जो कि नामुमकिन नज़र आता है, बड़े से बड़ा अहदेदार इसके खिलाफ सिर्फ बयान ही देता है। नासिर भट्ट साहब ने उन्हीं टीवी चैनल्स के इदारों को बरतानवी निज़ाम इंसाफ के सामने खड़ा किया और जीते। भट्ट साहब, आपको बहुत वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। ज़रा बताइएगा तफसील इसकी मुख्तसर अल्फाज में कि किस तरह आप पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा, आपको आपके इल्म में आया, फिर आपने कैसे अपनी जंग का आगाज़ किया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाकी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया, और मेरा इस मामले में मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब पाकिस्तान में कायद मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ टीवी पे बैठ के लोग झूठ बोल रहे थे, और वो मिनिस्टर होते थे उस वक्त, और वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो उनके दिल में आता था वो कह देते थे। तो लंदन में, यूके में एक कानून है, और जो टीवी यहाँ जिनकी ट्रांसमिशन लंदन में भी चलती थी लाइव डायरेक्ट,
उसमें भी वही जब चीज़ें चली जो पाकिस्तान में चल रही थी, तो मैंने अपने जो लायर हैं उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इल्ज़ाम झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे पे भी लगा रहे थे और मेरे कायद के ऊपर भी झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे। आपके ऊपर तो गालिबन जब कत्ल मैंने का उनसे कोई मशवरा कत्ल किया की कोई साजिश का और किसी जी 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 मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ। उन्होंने मेरे वो एक थी उस वक्त वो वज़ीर थी वो सियालकोट से डॉक्टर फिरदौस जमाल साहिबा, वो इस तरह बोल रही थी जैसे कि उनके पास एक पूरी हिस्ट्री पड़ी है और वो कह रही थी कि नासिर भट्ट जो है वो कातिल है, नासिर भट्ट मफरूर है, नासिर भट्ट गैंग माफिया का एक बहुत बड़ा सरगना है और नासिर भट्ट ने ये किया, नासिर भट्ट ने वो किया। क्योंकि मैंने वो जज अरशद मलिक की वीडियो बनाई थी इसलिए मुझे टारगेट किया गया और जज अरशद मलिक ने ये कहा था कि जो मैंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी थी वो गलत दी थी, मैं सज़ा देना नहीं चाहता था। और मेरे ऊपर जो मॉनिटरिंग जज बैठे थे, मैं उनका नाम भी बताता हूँ, इजाज़ुल हसन उसने कहा वो बैठे थे, वो मुझे कहते थे कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। और मैं उनको कहता था कि जो कुछ केस मेरे पास है उसमें ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि मैं सज़ा दूँ, ना यहाँ कोई किक बैक है, ना कोई और ऐसी कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। इस वजह से फिर उन्होंने आपको निशाने पर रखा। लेकिन वो जी इस वजह से कि मुझे टारगेट सिर्फ इस वजह से किया गया कि वीडियो बनाने वाले बंदे को मुझे उन्होंने टारगेट इसलिए किया कि जो वीडियो बनाने वाला बंदा है वो तो है ही एक इश्तिहारी है, वो कहा तो सब झूठ बोल रहे थे। अच्छा, अब ये तो बताइए कि आपने वकील साहब से वहां मशवरा किया और उन्होंने कहा कि केस बनता है क्योंकि झूठ है, अब क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने जब सारा कुछ सुना तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें क्या हकीकत है। मैंने कहा ये सब झूठ है, ये मेरे खिलाफ सब साजिश है, ऐसी कोई केस है ही नहीं। तो फिर वो उनको कोर्ट में ले गए और सबसे पहले एक टीवी ने, मैं उसका नाम बता देता हूँ, वो था ARY, उसने सबसे पहली तारीख पे उसने माफ़ी मांग ली। उसने मुझे 1 लाख पाउंड और मेरे वकला की फ़ीस अदा की और माफ़ी मांगी, टीवी पे चलाई उसने कि हमने नासिर महमूद भट्ट के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ाम लगाया, हमने इल्ज़ाम लगाए थे उनमें हकीकत नहीं थी और कौन से चैनल इल्ज़ाम जो लगाए थे वो झूठे थे, हम माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद एक चैनल था 92, ठीक है, एक चैनल था समा, ठीक है, एक चैनल था ये 5 चैनल थे जिनके ऊपर मैंने केस, दुनिया न्यूज़ भी था उसमें, अच्छा, ठीक है, हम न्यूज़ भी था उसमें। अच्छा, तो इन सब ने फिर माफिया कोर्ट में, समा टीवी ने केस लड़ा कोर्ट में कि जी जो हमने कहा था कि वो मियां नवाज शरीफ को सज़ा जो दी थी जज ने, क्योंकि वो जज था इसलिए हमने उसकी बात मानी। तो फिर जज ने वो जो लंदन हाई कोर्ट के जज थे उसने कहा कि अगर वो बात आपने मानी तो उसके बाद क्या फ़ैसला हुआ, वो जज किधर गया? जज को तो खुद नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी नौकरी ख़त्म होगी, तो अब आप क्या कहते हैं? तो फिर ज़ाहिर उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने भी ये मान लिया कि हमने गलत किया। तो मुराद ये है कि मैं ये कहता था कि देखें यही कानून अगर पाकिस्तान में बन जाए। अच्छा, तो यानी आपको 92 न्यूज़ वालों ने भी आपको जुर्माना दिया, हम न्यूज़ वालों ने भी आपको जुर्माना दिया, समा न्यूज़ वालों ने भी आपको जुर्माना दिया, दुनिया टीवी वालों ने भी आपको जुर्माना दिया, ARY ने भी आपको जुर्माना दिया, सब ने जो। और लेकिन ARY बहुत समझदार था, उसने पहली डेट पे ही गलती मान ली, माफ़ी मांग ली कि हमने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और उन्होंने 1 लाख पाउंड पूरा मुझे अदा की और मेरे वकला की फ़ीस थी कुछ 70,000 पाउंड, वो भी अदा की। और बाकी जितने चैनल हैं इन्होंने भी तकरीबन फिर इतनी रकूम अदा की। इन्होंने भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। इन्होंने भी कहा जी, वो फिर जब इन्होंने भी देखा कि ये केस हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी, उन्होंने भी जुर्माना अदा किया। किसी को 65,000 पड़ा, किसी को 75,000 पड़ा, किसी को 80,000 पड़ा। दुनिया टीवी वाले ने 80,000 दिया। अच्छा, और माफ़ी भी मांगी टीवी पे। मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को एक्सप्लेन करने के लिए गुजारिश कर दूं कि जो फिगर्स बताए जा रहे हैं ये बरतानवी पाउंड्स में हैं। मिसाल के तौर पे भट्ट साहब ने जैसा कहा कि इनको 1 लाख पाउंड जो है वो जुर्माना अदा किया गया, तो उसका मतलब ये कि 3 करोड़ तकरीबन 3 करोड़ 65-70 लाख रुपए के करीब जो है इनको अदा किया गया रुपयों में। जी भट्ट साहब। फिर और उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि यूके में नासिर भट्ट का नाम नहीं लेना और उस पर बीप लगा देनी है। लेकिन आप मुझे बताएं कि यही कानून पाकिस्तान में होना चाहिए। जो मेरे साफ़ी भाई हैं उनको भी चाहिए कि साथ दें कि एक आप किसी भी शरीफ आदमी के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ामात लगा देते हैं और उसके बाद वो साबित नहीं होते तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो लोगों में नहीं जा सकता।
जी बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आप नाजरीन आपने देख लिया कि इसी दुनिया में एक मुल्क इंसान ही बसते हैं बरतानिया में, को मरीख से लोग नहीं आए हुए, हमारी तरह के इंसान है, सिर्फ कानून की हुक्मरानी है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं नासिर भट्ट साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं न्यूज़ चैनल्स पर जो झूठ बोला गया ये इसको अदालत के पास लेके गए। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने, जो फ़िरौन है पाकिस्तान में, ये फ़िरौन वहाँ पे जाके चूँकि कानून का निज़ाम कायम है, उन्होंने नासिर भट्ट से, जो कि वहाँ पे एक आम आदमी है, माइनॉरिटी ताल्लुक है, लेकिन इनको इंसाफ मिलता है, जुर्माने भी मिलते हैं और आइंदा के लिए सब मोहतात भी हो जाते हैं। इसे कानून की हुक्मरानी कहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ भी इस तरह के कवानीन आएँ और रियासती इदारे मिलकर इस बात को यकीनी बनाएं कि झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी न्यूज़, फेक न्यूज़, झूठी खबरें, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, इसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू इनसाइड विद अनीक नाजी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करते हैं जी ईरान और इसराइल की सूरत हाल पर। पहले एक हमला जो ईरान की कौंसलेट पर हुआ, फिर ईरान ने बाकायदा हमला इसराइल पे किया, इसराइल ने बाकायदा हमला ईरान पे किया, लेकिन इन हमलों की नौइयत कुछ अजीब है। यानी जिस तरह से कोई खैर सगाली दौरे होते हैं, उस तरह से लग रहा है ये खैर सगाली हमले हो रहे हैं। यानी हमले करने से पहले बता भी दिया जाता है, अमेरिका आके बता देता है। यही तब हुआ जब ईरान ने अटैक किया इसराइल पर, यही अब हुआ जब इसराइल ने जवाबी हमला किया। अमेरिका है जो दोनों मरतबा आगे आगे बता रहा है कि हमला कितना शदीद था, नुकसान हुआ नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो इस पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। इनसे गुजारिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट, रहनुमाई करेंगे कि ये क्या हो रहा है। ये कुछ जंग है या ये कोई एक दूसरे की असेस किया जा रहा है कैपेबिलिटीज़ को, ये क्या हो रहा है? जी फरमाइएगा सर। बहुत शुक्रिया अनिक साहब, आपने मौका दिया और मैं बड़ा आपने ज़ुमानी और बड़ा एक्यूरेट अल्फाज का चुनाव किया कि खैर सगाली के हमले। दरअसल बात यह है कि यकीनी तौर पे जो तस्वीराती कल्चर और तमद्दुन और मिजाज है वो इसराइल और ईरान का हमसे बहुत मुख्तलिफ है, जनूबी एशिया की कौमों का, क्योंकि हम ज़रा जज्बाती भी ज़्यादा हैं और हम फौरी और फैसला कुन जंग चाहते हैं और फौरी और हतमी नताइज के कहाँ रहते हैं। हम चाहते हैं कि या तो कश्मीर फतह कर दें या फिर कश्मीर बिक गया है। मतलब हम बहुत इम्पेशेंटली और ब्लैक एंड वाइट में दुनिया की कॉम्प्लेक्स हक़ाइक़ को देखते हैं। तो हमारे मिजाज और हमारे जो टेम्परामेंट के मुताबिक ये जंग नहीं हो रही है, मैं यूँ कहूँगा। इसमें कोई हकीकत बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हो क्या रहा है, देखें बुनियादी तौर पे अगर गैर जज्बाती अंदाज में देखें तो देखें ईरान और इसराइल का कोई ज़मीन का, पानी का, पैसों का तो झगड़ा नहीं है। उनका जो झगड़ा है वो नज़रियात का है और दो सियासी निज़ाम का है। और ये दो सियासी निज़ामों और नज़रियात की कशमकश जो है 45 साल से मुख्तलिफ सिफारती, नज़रियाती, माशी और नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए से जारी रही है। तो वाहिद फ़र्क पिछले एक हफ्ते में ये पड़ा है कि ये मुखासमत जो नज़रियात के ज़रिए से थी, इनडायरेक्ट थी, मुताहरिफ तंजीमों के ज़रिए से थी, साइबर अटैक्स के ज़रिए से थी, या ईरानी साइंसदानों की पुरस्रार हालात में हलाकत के ज़रिए से थी, वो अब बराह रास्त रवायती जंग की शक्ल इख्तियार कर रही है। तो ये तो बात है, लेकिन मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि दोनों ममालिक इस नज़रियाती और जियोपॉलिटिकल और सियासी कशमकश को जारी रखना चाहते हैं और इस मौजूदा कशीदगी के बढ़ने या कम होने के से बालातर होकर ये कशीदगी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन दोनों ममालिक का कॉमन इंटरेस्ट ये है कि इस कशीदगी को इतना ना बढ़ाया जाए कि उनके अहम तरीन कौमी सलामती के और जो उनके माशी मफादात हैं वो बहुत ज़्यादा, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ ना जाए। वो एक दूसरे को कोई फैसला कुन डिफीट या नुकसान बड़े पैमाने पे दिफाई एतबार से नहीं पहुंचाना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस अंदाज में हमला किया जाए कि दूसरे की आवाम के सामने उसकी हुकूमत और फौज की सुबकी हो जाए, उसको नदामत उठानी पड़े, उसकी दुनिया में जग हसाई हो, उसके सियासी क़यादत की शर्मिंदगी का बायस बने। लेकिन ये एहतियात का मुजाहरा किया जा रहा है कि उनकी दिफाई कुव्वत को इतना सिग्निफिकेंट डैमेज ना हो कि उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर इतना पड़े कि उनकी सियासी मजबूरी बन जाए जंग को ज़्यादा फैलाना या बढ़ाना। जिसका मतलब ये है कि इंतहा पसंदी हमेशा, यानी एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। इस तरफ के इंतहा पसंद हमेशा की तरह इस तरफ के इंतहा पसंदों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और ये इस तरफ के इंतहा पसंदों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये तो इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। देखिए ये बुनियादी जो फ़र्क है ना, दुनिया की 194 रियासतों में चंद रियासतें हैं
जो कि एक नज़रिए के ऊपर मबनी है, उनका सियासी निज़ाम और उनका सियासी बयानिया और उनका सियासी तमद्दुन। और जब भी दो मुताहरिब नज़रियाती क़ुव्वतें टकराती हैं तो उसमें मैं समझता हूँ फैसला कुन जंग इस तरह नहीं होती, क्योंकि असल जंग नज़रियात और सियासी निज़ाम की होती है। देखिए, अमेरिका की क्विक एग्जांपल देता चलूँ, अमेरिका किन ममालिक को अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा और असलहा ज़्यादा है, जिनका सियासी निज़ाम और सियासी नज़रिया अमेरिका से मुख्तलिफ है। चाहे वो चीन का सियासी निज़ाम इश्तराकी हो, तो नॉर्थ कोरिया का भी एक इश्तराकी ताकत है। जी जी, जब हम इश्तराकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सियासी से आगे मौशी बन जाता है। असल में ये मौशी निज़ाम है, जैसे दो मौशी निज़ामों की सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई थी। बस वक्त कम है। अगर फ़लसफ़े की लिहाज से देखा जाए तो एक मुख्तलिफ माशी निज़ाम एक डिफरेंट फ़लसफ़े की माशी तस्वीर होता है। जब आप एक सियासी निज़ाम चाहते हैं जिसमें दो पार्टीज नहीं है बल्कि एक ही पार्टी है, तो इसका मतलब है कि कुव्वत का और ताकत का इर्तिकाज अनक्वेश्चनड है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है और सेंट्रलाइज्ड और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। तो ये वो निज़ाम है जो ईरान में एक थियोक्रेसी की शक्ल में है, इश्तराकी शक्ल में चीन और एक सिंगल पार्टी की शक्ल में नॉर्थ कोरिया में है। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका और मगरबी ताकतों की इस निज़ाम से जंग है। जी बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया। मैं आखिरी सवाल करता हूं जी कि चाइना एंड रशिया तो खैर चले यूक्रेन में उनकी दिलचस्पी समझ भी आती है, बट चाइना की जो मिडल ईस्ट में डिप्लोमेसी, आप इस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं चाइना की डिप्लोमेसी कहीं देखते हैं, कोई फायदा होगा उसका, या अमेरिका ही फाइनल अथॉरिटी रखता है? मैं क्विकली आपको बताता हूं कि यूक्रेन की जंग हो, चाइना के खिलाफ अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो, या नेटो में अमेरिका की कमिटमेंट हो, इन तीनों चीज़ों का इस जंग पे इस मौजूदा कशीदगी बड़ा गहरा असर इसलिए पड़ेगा कि अमेरिका को ये तशवीश है कि चीन जो है उसका सबसे बड़ा आलमी चैलेंजर है, रूस यूरोप के लिए खतरा है, और यूक्रेन की जंग को सस्टेन करना और यूक्रेन को मुकम्मल कोलैप्स होने से रोकना इस वक्त अमेरिका की बड़ी तरजीह है। इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक और बड़ी जंग यहाँ शुरू हो जाए जिसको सप्लाई और सपोर्ट करना उसकी एक सियासी और दिफाई मजबूरी बन जाए। तो इस एहतमाल के तहत वो कोशिश कर रहा है डिस्करेज करने की इसराइली क़यादत को भी, और इनडायरेक्टली तुर्की और दीगर ममालिक के जरिए से, कतर के जरिए से, ओमान के जरिए से, चीन के जरिए से, कि वो इनडायरेक्टली ईरान को भी कायल किया जाए कि बहुत ज्यादा कशीदगी में इजाफा ना हो। तो ये बात ठीक है। अलबत्ता दूसरी जानिब ईरान अगर कशीदगी बढ़ती है तो रूस को इसका ये फायदा होगा कि अगर अमेरिका और मगरबी ताकतों की तवज्जो ज्यादा मशरिक वुस्ता की तरफ मबजूल होती है तो उसको एक स्पेस मिलेगी कि वो यूक्रेन में मेजर गेन्स मेक कर सकता है। और यूक्रेन की क़यादत ऑलरेडी इस तशवीश का इजहार कर चुकी है कि अगर मशरिक वुस्ता में कशीदगी में इजाफा होता है तो मगरबी ताकतें और अमेरिका उनकी सरपरस्ती से हाथ उठा लेंगी। इन ए नटशेल मुख्तसर तरीन मैं आखिरी बात आपसे करता हूं जी कि आप देखते हैं कि ये जंग के साए फैलेंगे या उम्मीद है कि इसको रोक लिया जाएगा मशरिक वुस्ता? देखिए, सबूत के मैं पुरुमीद हूँ कि कुछ आने वाले दिनों में इसमें कशीदगी में कमी आएगी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो ईरान जिस अंदाज में मीडिया को मैनेज कर रहा है, अवामी की राय साजी कर रहा है, उसमें आज के हमले के बाद गमो गुस्सा नहीं पाया जाता। उसमें एक तमस्खुर का पहलू है कि जनाब हमने तो इतने बड़े पैमाने पे हमला किया था, इन्होंने क्या 4 ड्रोन भेज दिए हैं। इससे ये साबित होता है कि उनके अंदर अवाम का प्रेशर जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको फोर्स करे एस्केलेट करने के लिए। और दूसरी जानिब इसराइल में भी इस को कोई बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सो ये आज का शो था जी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शब 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर, इनसाइड विद अनीक नाजी के साथ।